हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 910 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग खंड 3 के तहत दोस्तों आधुनिक भारत स्टार्ट कर रहे हैं किए हुए हैं। आज का जो चैप्टर रहने वाला है दोस्तों चैप्टर नंबर 23 रहेगा दोस्तों। जो बाय वन इसके पीछे वाला टॉपिक नहीं देखेंगे, चैप्टर नंबर 22 जो नहीं देखेंगे वो जाइए प्ले लिस्ट में चैप्टर नंबर 22 को जरूर से जरूर देखिए दोस्तों। वहाँ से आपका आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया है। और किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा दोस्तों, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या तो बिहार एसएससी हो, सभी में आपको आधुनिक भारत से क्वेश्चन 10 से 15 मिलने की से ज़्यादा उम्मीद रहेगा दोस्तों। लेकिन बिहार बीपीएससी 3.0 में बीपीएससी 3.0 में आप बैठिएगा तो उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ आधुनिक भारत से आने की प्रबल संभावना आता है दोस्तों, पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना हो सके जरूर से जरूर देखिए दोस्तों। 25 से 30 क्वेश्चन अगर आपको लेना है तो इस बुक को एकदम कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए, तभी आप 25 से 30 नंबर ला सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं ला पाइएगा दोस्तों। इसलिए हम लोग आज का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 23 है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं लगे तो नहीं कीजिए। भारत में यूरोपियों का आगमन, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग भारत आगमन की भूमिका पर पहले चर्चा करते हैं। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की पतनोन्मुखी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर तो लिया, किंतु भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। इस कारण भारत में प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियों के बीच क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्मुखी संघर्ष प्रारंभ हो गया दोस्तों। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को विजय श्री प्राप्त हुई। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को जीतकर भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को जीतकर क्या किया, भारत में अपना कारोबार मतलब बाजार को बढ़ाया दोस्तों, उपनिवेश की स्थापना की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। भारत में यूरोपीय आगमन की कंपनियों का आगमन देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। यूरोप को हम लोग यूनानियों के समय से रिश्ता था दोस्तों यूरोप से। मध्यकाल में यूरोप दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। सही बात है दोस्तों, सवाल तो जरूर उठता है कि ऐसी क्या परिस्थिति रही यूरोप वासियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। ध्यातव्य है कि जब वर्ष 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गया दोस्तों। इस तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारिक भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड, इस आइलैंड पे दोस्तों ये याद रखिएगा, स्पाइस आइलैंड मसालों के द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों का तलाश करने लगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रारंभ में यूरोपियों की मंशा व्यापार में लगे अरबों
और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना और तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना। मतलब दोस्तों प्रारंभ में यूरोपियों की मंशा जो थी व्यापार में लगे अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना था और तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना दोस्तों, यानी भारत के साथ दोस्तों। यूरोपियों के लिए अब नए समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि 15वीं से 16वीं सदी तक यूरोपीय के पुनर्जागरण व प्रबोधन के परिणाम स्वरूप नए भौगोलिक खोजों को केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था दोस्तों। साथ ही जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में प्रगति और कुतुबनुमा दिशा सूचक का आविष्कार हो गया था। देखिए दोस्तों फिर से एक बार देख लिया जाए। 15वीं और 16वीं सदी तक यूरोप में पुनर्जागरण व प्रबोधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों को केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। साथ ही जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में प्रगति तक कुतुबनुमा दिशा सूचक आविष्कार भी हो गया था। फलतः यूरोपीय लोग अब यह कार्य करने में अच्छी तरह समर्थ थे। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। कौन उठाया दोस्तों पहला कदम? पुर्तगाल और स्पेन। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकार की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग प्रारंभ किया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं। इसी पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक कोलंबस था दोस्तों। इसी पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक कोलंबस 1492 में भारत की खोज में निकला, परंतु वह भटककर अमेरिका चला गया दोस्तों। भटककर कहाँ चला गया? अमेरिका दोस्तों। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज 1498 में पुर्तगाली के नाविक वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, जिससे वह उत्तर मासा आंतरिप यानी केप ऑफ गुड का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तट यानी केरल पर पहुंचा। धातव्य है कि उत्तमासा आंतरिप की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता नेविगेटर और बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में की थी। देखिए एक बार फिर से देखा जाए। वास्को डी गामा, यहाँ से शुरू से पढ़ने का। इस पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक कोलंबस 1492 में भारत की खोज से निकला, लेकिन परंतु वह भटककर अमेरिका चला गया। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की और 1498 में पुर्तगाली के नाविक वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, जिससे वह उत्तर मासा आंतरिक केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तट यानी केरल पर पहुंचा। धातव्य है कि उत्तर मासा आंतरिक की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता नेविगेटर बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में की थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड एवं वान डीमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया की खोज की दोस्तों। फिर से देखा जाए इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिटेन ने किसका खोज किया? ब्रिटेन कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की तथा हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज एवं वान्स डीमेंस लैंड ने वर्तमान तस्मानिया की खोज की दोस्तों। चलिए भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन का क्रम। पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच दोस्तों, फिर आए अंग्रेज, तब आए डेन, तब आए फ्रांसीसी दोस्तों। पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर आए डच, तब आए अंग्रेज, फिर आए डेन, तब आए फ्रांसीसी दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग उस समय का मैप। देखिए दोस्तों, यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया 1498 से 1739 का मैप है दोस्तों।
चलिए आगे पढ़ते हैं। पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम मई 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तर मासा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मानिज की सहायता से भारत के कालीकट यानी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक, उपाधि उनका था जमोरीन, ने उसका स्वागत किया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डिगामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध का कारण अर्थात आर्थिक हित था। विरोध का कारण क्या था? आर्थिक हित था। अंततः वास्को डिगामा वास्को डिगामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटे, वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। पूरी यात्रा में जो खर्च है उससे भी 60 गुना दामों पर बिका। दोस्तों परिणामतः इस लाभकारी घटना ने अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यातव्य है कि पूर्व के साथ व्यापार हेतु स्टाडो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर VI द्वारा 1453 में पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और 1500 में दोस्तों पेड्रो अल्वारेज केब्राल, 1500 में कौन है? पेड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। दोस्तों फिर नेक्स्ट देखिए, वास्को डिगामा अक्टूबर 1502 में दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई थी दोस्तों, जिसे जमोरीन के द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया। दोस्तों किसने बंद करवाया? जमोरीन। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद कन्नूर 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। इसके बाद कहाँ बनाया? 1505 में दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। अब 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग यानी फोर्ट बनाया, यानी किला। दोस्तों मतलब घेराबंदी किया हुआ, उसे हम दुर्ग कहते हैं। 1503 में बनाया। कहाँ पे? कोचीन में। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पहले आने एवं सबसे बाद में जाने वाला यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाली ही था। दोस्तों भारत में सबसे पहले आया और सबसे बाद में जाने वाला यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति कौन था? पुर्तगाली। दोस्तों ये 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय मैनुअल एंटोनियो वासलो एवं सिल्वा थे। दोस्तों कौन थे? मैनुअल एंटोनियो वासलो एवं सिल्वा गोवा का गवर्नर थे। दोस्तों चलिए आगे हम चलते हैं। पुर्तगाली वायसराय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 में भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। दोस्तों भारत में पहला पुर्तगाली अगर वायसराय बनकर जो आया था उसका नाम क्या था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति भी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम लोग शांत जल नीति भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1508 में वह चोल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुआ, किंतु
1509 में दीव के युद्ध में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया दोस्तों। फिर से देखा जाए 1508 में वह चोल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुआ, किंतु 1509 में दीव के युद्ध में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 दोस्तों दूसरा वायसराय बनकर आया दोस्तों। दूसरा वायसराय कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क दोस्तों। उसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया और 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना दोस्तों। गोवा छीन लिया। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी और साथ ही गोवा की विजय ने दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी दोस्तों। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दी दोस्तों। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को कहाँ पे दुर्ग बनाने की इजाजत दी? भटकल में दोस्तों। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर देखिए अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हारमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने क्या किया दोस्तों? इस बार 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हारमुज द्वीप पर भी अधिकार किया। नेक्स्ट देखिए अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। अल्बुकर्क जो है गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए नीनो डी कुन्हा दोस्तों। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था दोस्तों। कौन? नीनो डी कुन्हा दोस्तों। और 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई दोस्तों। नीनो डी कुन्हा जो थे 1529 से 1538 इनका शासन था। अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय थे। अब 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई और सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। फिर नेक्स्ट देखिए नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर वैसीन यानी 1534 व दीव 1535 पर भी आधिपत्य स्थापित कर दिया दोस्तों। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया दोस्तों। धीरे धीरे क्या किया पुर्तगालियों ने दोस्तों? हिंद महासागर पर एकाधिकार कर लिया और कार्टेज अल्मेडा पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था दोस्तों। एक प्रकार का क्या था? लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता है तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक है दोस्तों। कार्टेज लेना था जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज को स्वीकार कर लिया दोस्तों। अकबर भी जो थे समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज को स्वीकार कर लिए। पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप फारस की खाड़ी यानी हारमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की दोस्तों। पुर्तगाली ने क्या किया? सोकोत्रा द्वीप
फरास की खाड़ी और हार्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, लाल मिर्च, आलू और टमाटर की खेती और जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुआ दोस्तों। स्थापत्य कला में गौथिक कला का भी विकास हुआ पुर्तगाली के आने से दोस्तों। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असहिष्णुता था दोस्तों। भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में क्या था? धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों के संग लूटपाट और भारतीय महिलाओं के संग वैवाहिक नीति आदि का मराठों व मुगलों द्वारा विरोध किया जाना था। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। वस्तुतः पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और चार्ल्स द्वितीय को भारत में बंबई क्षेत्र दहेज के तौर पर प्राप्त हुआ। बाद में 1668 में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। बाद में दोस्तों 1668 में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगालियों के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हुई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ढचों का कैसे आगमन, इस पे चर्चा करते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात ढचों का आगमन हुआ। तो पुर्तगाली के बाद जो आए थे वो डच थे दोस्तों। डच हॉलैंड यानी वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के थे? उस समय पुराना नाम नीदरलैंड का हॉलैंड हुआ करता था दोस्तों। अभी वर्तमान उसे हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। वर्ष 1596 में कार्नोलिस डी हाउटमैन ने केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बाटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1602 में डच कंपनी वेरिंगदे ओस्ट इंडस कंपनी से VOC की स्थापना हुई, जिसे डच संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने और संधि करने, इलाके जीतने, किले बनाने का अधिकार दे दिया था। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए, डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। डच प्रारंभ में कहाँ तक थे दोस्तों? तो इंडोनेशिया तक केंद्रित थे तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब उन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया, जिनका इन्हें अत्यधिक लाभ मिला दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में स्थापित हुई, जहां से वे अपने सिक्के भी ढालते थे। परंतु आगे चलकर नेगापट्टनम जिसे नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
ने 1616 में सूरत में, 1627 में पीपली। डचों कहाँ का कंपनी बनाए थे? 1616 में सूरत में, और फिर 1627 में पीपली में दोस्तों, तथा 1653 में चिंसुरा में फैक्ट्री स्थापित की दोस्तों। ये आगे हम लोग चलते हैं। डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बाटविया नामक नगर की स्थापना की दोस्तों। 1641 में मलक्का और 1658 में अन्य स्रोत में 1659 दिया गया है में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा से व्यापारिक कोठियां यानी फैक्ट्रियां स्थापित की दोस्तों। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां पुलिकट, सूरत और करिकल, चिंसुरा और कासिम बाजार और बड़ानगर, पटना और बालासोर और नागपट्टनम, कोचीन और मुसलीपट्टनम आदि में थी दोस्तों। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी क्योंकि ये इंडोनेशिया से भी जुड़े थे। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था दोस्तों। डचों द्वारा भारत से क्या निर्यात किया जाता था? नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात। भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेजों में मिलता है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेज में मिलता है। यह कार्टेल पर आधारित व्यवस्था थी दोस्तों। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में थी। परिणामतः कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बनी। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमजोर थी दोस्तों, और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण कालांतर में वे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। त्रावणकोर के राजा मार्तन वर्मा ने 1741 में कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित कर केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। डचों पर भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ बेदरा का युद्ध हुआ दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ। युद्ध के बाद हो फिर से देखें, डचों द्वारा भारत में अंतिम रूप से पतन जो है 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध के बाद हुआ दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन देखिए। अब यहाँ से अंग्रेज आ गए दोस्तों। चलिए अंग्रेज के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवर्चर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से नामक कंपनी की स्थापना की दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ा जाए। कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने का उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की, और कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया।
31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया, किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा। तत्पश्चात 1609 में आगरा में जहांगीर के शाही दरबार में आया था। आगरा में जो आया था उस समय का शासन किसका था? इंडिया पे दोस्तों जहांगीर के शाही दरबार में आया था। गौरतलब है कि कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को मुगल शाही दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल भी गई, किंतु मुगल दरबार में मौजूद पुर्तगाली अधिकारियों के दबाव में शाही फरमान को वापस ले लिया गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नोट देखिए, हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन पहुंचा। 1611 में कौन आया दोस्तों? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना यानी फैक्ट्री स्थापित की। दोस्तों सूरत में 1613 में। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। करने की अनुमति मतलब सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति 1613 में अस्थायी रूप से प्रदान की और अंग्रेज कैप्टन थॉमस वेस्ट ने 1612 में सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उसके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और उसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था। सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट देखिए, 1623 में 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम, जिसे मुसलीपट्टनम भी कहते हैं, तथा भड़ोच और अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर ली थी। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मुसलीपट्टनम में की थी। तत्पश्चात 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। दोस्तों आगे चलते हम लोग। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया और 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तत्पश्चात बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए थे। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई। इस कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। इस कोठी का नाम क्या था दोस्तों? फोर्ट
सेंट जॉर्ज नाम दिया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को प्राप्त किया और अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बंदरगाहों में सूरत का स्थान जल्द ही बम्बई ले लिया दोस्तों। सूरत का स्थान जल्द ही कौन लिया? बम्बई ले लिया। और 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ, जिसके बाद कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम आदि के कारखाने से अपने अधिकार खोने पड़े। परंतु अंग्रेजों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने के बदले पुनः व्यापार के अधिकार प्रदान कर दिए। नेक्स्ट देखिए, 1691 में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई दोस्तों। 1691 में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। 1498 में अजीमुस्सान द्वारा अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकता, इसे काली घाट यानी कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिल गई। इन्हीं को मिलाकर जॉब चार्नक ने कलकत्ता की नींव रखी दोस्तों। कंपनी की इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। इस किलेबंद बस्ती के सुचारू प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंट और काउंसिल की व्यवस्था की गई। चार्ल्स अय्यर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया दोस्तों। चार्ल्स अय्यर को क्या किया गया? प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सत्रह सौ 17 में मुगल सम्राट फ़रुखसियर का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा किए जाने से फ़रुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर यानी 3000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने तथा बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को भी देने पड़ते थे। देने होते थे। ब्रिटिश इतिहासकार ओर्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा दोस्तों। भारत में कंपनी की फैक्ट्री का एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित
होने वाले प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज में कपास हुआ करता था, रेशम और अफीम और सोना दोस्तों। बारूद निर्माण में उपयोग शामिल थे। ये सब किसको बनाने में उपयोग किया जाता था? बारूद निर्माण में दोस्तों। डेनिस के आगमन पर हम लोग चर्चा करने चले। डेनिस का आगमन देखिए, अंग्रेजों के बाद 1616 में डेनिस भारत आए। भारत और श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने हेतु डेनिसों ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दोस्तों। डेनिसों ने 1620 में ट्रेंकोबार तथा 1676 में सेरामपुर यानी बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई दोस्तों। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। इसके बाद वो फ्रांसीसी भी आए दोस्तों। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया दोस्तों। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी फ्रैंकेस देश इंडस ओरिएंटलेस कहा गया दोस्तों। आगे चलिए, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार के द्वारा किया गया तथा इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित एवं आर्थिक सहायता पर निर्भर थी दोस्तों। 1688 में फ्रैंकोइस द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना हुई दोस्तों। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात सन 1669 में मुसलिपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई दोस्तों। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की और पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया दोस्तों। फोर्ट लुई कौन किला बनाया दोस्तों? तो फ्रैंको मार्टिन ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सोलह सौ 73 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी जहां चंद्रनगर में सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। यहाँ का किला फोर्ट ओरलियंस कहा गया। यहाँ का किला जो था दोस्तों फोर्ट ओरलियंस कहा गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस और 1725 में मालाबार में स्थित माहे एवं 1739 में करिकल पर अधिकार कर लिया और 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गई। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्यों से हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। डुप्ले प्रथम
प्रथम यूरोपियन था। डुप्ले जो था दोस्तों प्रथम यूरोपियन था जिसने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाने तथा भारतीय भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। इसके द्वारा अपनाए गए हथकंडे अंग्रेजों की भारत विजय में मार्गदर्शक बने दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत में उस समय पूर्वी घाट एवं कोरोमंडल तट के मध्य अवस्थित क्षेत्र को कर्नाटक का क्षेत्र कहा जाता था। लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के मध्य कर्नाटक युद्धों के रूप में संघर्ष चलता रहा। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय हुई और कर्नाटक युद्ध का विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे दोस्तों। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संबंध व्यक्ति अगले अध्याय मतलब दोस्तों चैप्टर नंबर 24 में हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंध व्यक्ति वास्को डी गामा दोस्तों भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था दोस्तों। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा दोस्तों। कैब्राल दोस्तों, कैब्राल भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली कैब्राल थे। द्वितीय पुर्तगाली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में आने वाले द्वितीय पुर्तगाली कौन थे, तो कैब्राल थे दोस्तों। फ्रांसो डी अल्मीडा दोस्तों, इन्हें हम लोग भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय कहते हैं। प्रथम पुर्तगाली वायसराय अगर पूछ लिया जाए तो कौन आया था दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दोस्तों। और कैप्टन हॉकिंस दोस्तों प्रथम अंग्रेज दूत जो जेम्स सम्राट जहांगीर से भेंट की थी दोस्तों। प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की थी वो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस दोस्तों। बम्बई के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? गेराल्ड ओंगियार को दोस्तों। किसे जानते हैं? गेराल्ड ओंगियार को। और कलकत्ता के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? तो हम लोग जॉब चरनाक को जानते हैं। किसे? जॉब चरनाक को दोस्तों कलकत्ता के संस्थापक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? चार्ल्स अय्यर थे। कौन थे? चार्ल्स अय्यर साथियों। फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स अय्यर। अब पौंडीचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे दोस्तों? इसके गवर्नर थे फ्रैंको मार्टिन दोस्तों। कौन थे? फ्रैंको मार्टिन दोस्तों। अब मद्रास के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे दोस्तों। कौन थे? फ्रांसिस डे थे। फ्रांसिस डे। अब मुगल सम्राट फ्रुक्सियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया कौन थे दोस्तों? तो जॉन सुरमन थे दोस्तों। जॉन सुरमन थे। कौन थे? जॉन सुरमन दोस्तों। मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया कौन था? जॉन सुरमन दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था दोस्तों भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी। ये कौन थे? फ्रेंकोइस केरो थे दोस्तों। कौन थे? फ्रेंकोइस केरो थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।